अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम MGT 602 के लेक्चर नंबर 14 को देखेंगे। चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योर पार्टनरिंग की। देखिए, इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप उस मुल्क के किसी लोकल एंटरप्रेन्योर के साथ पार्टनरशिप कर लें। ये पार्टनरशिप क्यों ज़रूरी होती है? देखिए, जब आप किसी नए मुल्क में बिज़नेस शुरू करते हैं तो वहाँ का कल्चर डिफरेंट होता है, बिज़नेस रूल्स डिफरेंट होते हैं, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन भी डिफरेंट होती हैं। इसलिए अगर आप उस मुल्क के लोकल बिजनेसमैन के साथ मिलकर काम करेंगे तो काम जो है वो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। लोकल पार्टनर के जो है वो फ़ायदे क्या होंगे आपको इससे? देखिए, फॉरेनर पार्टनर के पास ऑलरेडी नॉलेज होती है कि उस मुल्क की मार्केट कैसे चलती है, लोग किस चीज़ को पसंद करते हैं, गवर्नमेंट रूल्स क्या हैं, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशंस क्या हैं। इस वजह से बिजनेस ट्रांजैक्शन फास्ट और स्मूथ हो जाती है। ठीक है, यानी याद रखिएगा कि लोकल पार्टनर आपको गाइड करता है और आपको मिस्टेक से बचाता है। क्लियर? अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कौन से रीजन्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, ख़ास तौर पर एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स के लिए 3 रीजन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो यूरोप, दूसरा फार ईस्ट, तीसरा ट्रांजिशन इकोनॉमीज़। यूरोप यानी डेवलप्ड मार्केट्स, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, हाई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। फार ईस्ट मतलब यहाँ फास्ट ग्रोथ हो रही है, जैसे कि चाइना, जापान, कोरिया वगैरह में बिजनेस के जो है वो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं यहाँ पर। ट्रांजिशन इकोनॉमीज़ में यानी ये वो कंट्रीज़ होती हैं जो ओल्ड इकोनॉमिक सिस्टम से न्यू मॉडर्न सिस्टम की तरफ जा रही होती हैं, जैसे सोशलिस्ट से कैपिटलिस्ट सिस्टम। इन मार्केट्स में पार्टनरशिप और भी ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि सिस्टम चेंज हो रहा होता है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, आपने ये चीज़ें भी याद रखनी होंगी। अब हम आगे आते हैं यूरोप की तरफ। अब हम बात करेंगे यूरोप में एंटरप्रेन्योरशिप की। यूरोप में एंटरप्रेन्योरशिप पहले कैसे थी? देखिए, यूरोप में पहले लोग बिज़नेस स्टार्ट करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते थे। लोग रिस्क लेने से डरते थे। अगर बिज़नेस फेल हो जाए तो उसे सोशल डिस्ग्रेस समझा जाता था, यानी सोसाइटी फेलियर को बुरी नज़र से देखती थी। इस वजह से लोग सेफ जॉब्स को प्रेफर करते थे। अब क्या चेंजिंग आई वहाँ पर? अब यूरोप में बहुत बड़ी सोशल और पॉलिटिकल चेंजिंग आई है। कल्चर आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है वहाँ पर। अब लोग रिस्क लेने के लिए तैयार हो रहे हैं और एंटरप्रेन्योरशिप को पॉजिटिव नज़र से देखा जा रहा है। ठीक है, अब कौन लोग जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ रहे हैं? सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूनिवर्सिटीज़ के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स और लार्ज कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ भी अब चैलेंज लेना चाहते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। यानी एजुकेटेड लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट का रोल क्या है? देखिए, यूरोपियन गवर्नमेंट्स भी अब जो है वो स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर रही हैं। फॉर एग्जांपल, यूनाइटेड किंगडम ने 1983 में बिजनेस एक्सपेंशन स्कीम स्टार्ट की। इस स्कीम का पर्पस था न्यू बिजनेस को फंडिंग देना, स्टार्टअप शुरू करना जो है वो आसान बनाना। ठीक है, लेकिन हर कंट्री सेम नहीं है। जैसे कि फ्रांस में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। एक तो वेंचर कैपिटल यानी इन्वेस्टमेंट मनी बैंकर्स जो है वो मैनेज करते हैं और बैंकर्स ही जो है वो रिस्क लेने से डरते हैं। ठीक है, दूसरा जो है वहाँ एक और प्रॉब्लम ये है कि लोग फेलियर को भी पसंद नहीं करते और सक्सेस को भी जेलसी से देखते हैं। इस वजह से एंटरप्रेन्योर्स को मुश्किल होती है। ठीक है, अब रिसर्च किस किस कंट्री में हुई थी? देखिए, यूरोपियन एंटरप्रेन्योरशिप को समझने के लिए रिसर्च हुई थी आयरलैंड में और स्वीडन में। इन स्टडीज़ से पता चला कि यूरोप में एंटरप्रेन्योरशिप आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रही है। ठीक है, याद रखना है, पास्ट में जो यूरोप था वो रिस्क से डरने वाला कल्चर था उसमें, जबकि प्रेजेंट में यूरोप में गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, एजुकेटेड लोग स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं और एंटरप्रेन्योरशिप फास्ट ग्रो कर रही है। तो स्टूडेंट्स, आपने ये सारे पॉइंट्स अच्छे से याद रखने होंगे। यहाँ से आपके क्विज भी बनते हैं और लॉन्ग में भी आपसे शॉर्ट में भी पूछा जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम आगे द फार ईस्ट की तरफ। अब हम बात करेंगे फार ईस्ट यानी एशियन कंट्रीज़ में एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। देखिए, एशियन कंट्रीज़ में सक्सेस क्यों मिली थी? कुछ एशियन कंट्रीज़ में एंटरप्रेन्योरशिप बहुत सक्सेसफुल रही है। इसके मेन जो वजह थी वो ये थी कल्चर, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, यानी इन्वायरमेंट बिजनेस के लिए सपोर्टिव रहा। ठीक है, मलेशिया की गवर्नमेंट ने मलेशियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई। इसका पर्पस पॉवर्टी कम करना था और बिजनेस और इंडस्ट्री को प्रमोट करना था। लेकिन इस टैक्स के मुताबिक जो है वो अब तक ज़्यादा सक्सेस हासिल नहीं हो सकी मलेशिया में। ठीक है, फिर जो है सिंगापुर आ जाता है। सिंगापुर में एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। एंटरप्रेन्योर्स को सोसाइटी एडमायर करती है, यानी उसको उसकी तारीफ़ करती है, उसको सपोर्ट करती है। बिज़नेस स्टार्ट करना पॉजिटिव चीज़ समझा जाता है सिंगापुर में, इसलिए वहाँ स्टार्टअप्स ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं।
फिर जापान का कल्चर आ जाता है। जापान में सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर जो है वो ये है कि लोग स्टेबल जॉब्स प्रेफर करते हैं और रिस्क लेना ज़्यादा उनके लिए जो है वो इनकरेज नहीं होता, इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप थोड़ी स्लो ग्रो करती है। अब हांगकांग की बात करते हैं। हांगकांग को जो है वो मेजर एंटरप्रेन्योर सेंटर माना जाता है, यानी यहाँ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। ट्रेड और स्टार्टअप्स के लिए परफेक्ट जगह है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सारी आपने स्टूडेंट्स याद करनी होंगी। देन हम आगे आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं उन कंट्रीज़ की जहाँ इकोनॉमी जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल से फ्री मार्केट की तरफ शिफ्ट हो रही है। इन्हें कहते हैं ट्रांजिशन इकोनॉमीज़। जैसे कि हमारे पास एक चाइना की एग्जांपल है कि चाइना की इकोनॉमी पहले प्लान्ड इकोनॉमी थी। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ज़्यादा कंट्रोल करती थी और एंटरप्रेन्योरशिप ओपनली इनकरेज नहीं होती थी, लेकिन फिर भी रियलिटी में वहाँ बहुत ज़्यादा बिजनेस एक्टिविटी हो रही है, यानी लोग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे पोलैंड की जो एग्जांपल है वो ये है कि पोलैंड में जो है इकोनॉमी चेंज हो रही थी, लेकिन रिफॉर्म स्लो थे। इस वजह से मार्केट अनस्टेबल थी और रूल्स क्लियर नहीं थे। सो रिजल्ट क्या निकला, वहाँ ब्लैक मार्केट बहुत ग्रो कर गया। ठीक है, रिश्वत वाला मार्का, यानी लोग इलीगल या अनऑफिशियल बिजनेस करने लगे। यूएस गवर्नमेंट का रोल क्या है? यूनाइटेड स्टेट ने इन कंट्रीज़ की हेल्प के लिए जो है वो ओवरसीज़ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन बनाई, यानी कि OPIC। ये शॉर्ट और फुल फॉर्म दोनों याद रखना है। OPIC ने रिफॉर्म सपोर्ट किए बाय प्रोवाइडिंग जैसे कि पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस, डायरेक्ट लोन्स, लोन गारंटीज़, और जो है वो ओवरसीज़ मिशन ऑर्गेनाइज करना, इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्मेशन देना, यानी एंटरप्रेन्योर्स को सेफ फील करवाया गया ताकि वो इन्वेस्टमेंट करें। हंगरी में जो है वो OPIC की हेल्प से इकोनॉमी में चेंजेस आई, जैसे कि डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब कि पावर डिवाइड हुई। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब प्राइवेट बिजनेस को सपोर्ट मिला, मार्केट इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हुई। ठीक है, सो याद रखिएगा कि ट्रांजिशन इकोनॉमीज़ जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल से फ्री मार्केट की तरफ जा रही होती है इसमें, और रिस्क ज़्यादा होता है इसमें, और इसलिए इंटरनेशनल सपोर्ट ज़रूरी होती है ट्रांजिशन इकोनॉमीज़ में। क्लियर? अब हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ न्यू आइडियाज़ के बारे में, यानी कि न्यू बिजनेस आइडियाज़ कहाँ से आते हैं। एक सक्सेसफुल स्टार्टअप के लिए जो है वो स्ट्रॉन्ग आइडिया सबसे ज़रूरी होता है। अगर आइडिया अच्छी तरह इवेल्युएट हो जाए तो बिज़नेस सक्सेसफुल हो सकता है। ठीक है, और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हमेशा न्यू आइडियाज़ ढूंढता रहता है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका सबसे पहला पॉइंट है कंज्यूमर। देखिए, कंज्यूमर जो है एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, यानी एंटरप्रेन्योर को चाहिए कि कस्टमर्स की ओपिनियन सुने, सर्वे करे, चाहे फॉर्मल में या फिर इनफॉर्मल में। फॉर एग्जांपल, लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि कोई प्रोडक्ट महंगा है या किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो यहाँ से जो है वो न्यू आइडियाज़ मिलते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आइडिया तभी सक्सेसफुल होगा जब मार्केट का साइज़ बड़ा होगा, यानी सिर्फ 5 से 10 लोगों की प्रॉब्लम बिजनेस नहीं बनती, बहुत ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम हो तो बिज़नेस बनता है। ठीक है, दूसरी बात, एग्जिस्टिंग कंपनीज आ जाता है। एंटरप्रेन्योर्स को मार्केट में चलने वाली कंपनीज़ को ऑब्जर्व करना चाहिए, उनके प्रोडक्ट्स को देखें, सर्विसेज को देखें, वीकनेसेस को देखें। जब आप किसी प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते हो तो मतलब नया प्रोडक्ट आइडिया आपको मिल जाता है। ठीक है, सो इम्प्रूव करो ताकि न्यू बिज़नेस बनाओ। ठीक है, सो थर्ड बात आ जाती है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का मतलब होता है कि होलसेलर्स, रिटेलर्स, शॉपकीपर्स, ये लोग मार्केट के बहुत करीब होते हैं। इन्हें पता होता है कि लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है और कौन सा प्रोडक्ट मिसिंग है। इसलिए ये लोग न्यू प्रोडक्ट सजेशंस भी देते हैं और जो है वो मार्केटिंग में हेल्प भी करते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट हमारे पास है फेडरल गवर्नमेंट। देखिए, गवर्नमेंट भी न्यू आइडियाज़ का सोर्स होती है। पेटेंट ऑफिस में जो है वो हज़ारों न्यू इन्वेंशंस रजिस्टर्स होती हैं। इन पेटेंट्स को देखकर न्यू प्रोडक्ट आइडियाज़ मिल सकते हैं। सो गवर्नमेंट एजेंसीज और पब्लिकेशंस भी हेल्प करती हैं, जैसे कि पेटेंट एप्लीकेशंस मॉनिटर करने में और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई करने में। सो समटाइम्स गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी न्यू बिजनेस आइडियाज़ क्रिएट करती हैं। ठीक है, न्यू लॉ मतलब न्यू प्रोडक्ट की डिमांड। इसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट आ जाता है, R&D। ये सबसे बड़ा सोर्स होता है, मतलब एंटरप्रेन्योर की अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी एक्सपेरिमेंट्स, रिसर्च, इनोवेशन। ये रिसर्च जॉब के साथ भी हो सकती हैं। यहाँ से बिल्कुल न्यू इन्वेंशंस मिलती हैं जो बिजनेस बन सकती हैं। सो आपने ये याद रखने हैं न्यू बिजनेस आइडियाज़ के मेन सोर्सेज कौन से हैं? कस्टमर्स, एग्जिस्टिंग कंपनीज, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, गवर्नमेंट एंड पेटेंट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 14 कंप्लीट हो जाता है। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।